तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बच्चे का मेल पढ़ रहा था, अभी उसके द्वारा बोला गया, सर जब से प्रीलिम्स देकर आया हूँ समझ में नहीं आ रहा है कैसे आगे लेकर चलना है चीजों को। घर वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारे बस की है नहीं है, अब चीजों को छोड़ दो, कुछ और काम देख लो। तो यार देखो, अगर आप लोगों को ऐसी कोई सिचुएशन अगर देखने को मिल रही है ना, तो आप लोग सबसे पहले अपने आप को शांत करो, ठीक है। क्योंकि जो भी आप लोगों के आसपास में कोई इंसान है ना, जो भी आप लोगों को कुछ बोल रहा है, वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, इसके बाद में वो अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएगा। पर लेकिन अगर आप लोग अपने आप को समझा पाते हैं कि हाँ हम लोग इस एग्जाम के काबिल हैं, हम लोग इस एग्जाम को आराम से निकाल लेंगे, अगर आप लोग अपने ऊपर खुद का ट्रस्ट बना पाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि और किसी इंसान के ट्रस्ट की आप लोगों को जरूरत भी है। आप लोग अपने ऊपर खुद का ट्रस्ट बनाइए, आप लोग अपने आप को उस जोन में लेकर जाइए कि हाँ ये एग्जाम आप लोगों के लिए ही बना है, तो सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को आप लोगों के हिसाब से चलती हुई नजर आएंगी। तो बस मेरा तो यही मानना है यहाँ पर कि इस तरीके की चीजों को लेकर चलो, ताकि आप लोग समझ सको सारी चीजों को कि हाँ आप ही इस एग्जाम के लिए बने हुए और ये एग्जाम आप लोगों के लिए बना हुआ है। फिर आप लोगों को 24 घंटे अपने साथ में ही रहना है, किसी और के साथ में तो रहना नहीं है। तो अगर आप लोग खुद को ये बिलीफ दिला पा रहे हो, तो फिर किसी और को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो बोला ये गया कि मुझे परवाह नहीं लोगों की कि क्या लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, मुझे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जब शीशे में आप लोग अपना चेहरा देखते हो ना, आप लोग अपने आप से नजरें मिलाते हो। अगर उस टाइम पर आप लोग अपने आप को ये बिलीफ दिलवा पा रहे हो कि हाँ आप लोगों के लिए ही ये सारी चीजें हैं, तो फिर किसी और को कुछ आप लोगों को यार बोलने की जरूरत ही नहीं है। सारी चीजें अपने हिसाब से कीजिए और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लेकर चलिए। काफी शानदार ये डिस्कशन रहेगा। दोनों वीडियो अगर आप लोग रेगुलर अपनी लाइफ का पार्ट बना पाते हैं, तो सारा करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में रहेगा। शानदार तरीके से आप लोग करंट अफेयर के साथ साथ में काफी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो कि स्टैटिक पोर्शन का, वो भी कवर होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। लेक्चर सुनने के बाद में लगे यार इसकी पीडीएफ हमारे पास में होनी चाहिए थी, तो टेलीग्राम पर जाइएगा और इसको ज्वाइन कीजिएगा। सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी आप लोग यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें सारे नोबेल प्राइज मैंने कवर किए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों का बनेगा नोबेल प्राइज से 2021 से, सारी चीजें मैंने यहाँ पर इसके अंदर प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। तो वीडियो सर्च कर लेना, नोबेल प्राइज जो 2021 के है बाई वीर, आप लोग के सामने खुलकर आ जाएगी, सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ से आप लोग जो भी चीजें हैं, इसी के वीडियो के नीचे मैंने 2020 का, 2019 का और 2018 के भी वीडियो के लिंक दे रखे हैं। एक सजेशन आप लोगों को दूंगा कि कम से कम 2 साल के जो नोबेल प्राइज हैं वो जरूर कवर करके जाना, अगर किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। यानी कि फिलहाल अगर आप लोग कोई पेपर आगे फ्यूचर में देंगे, तो 2020 और 2021 के नोबेल प्राइज कम से कम आप लोग कवर करके जरूर जाइएगा। तो उसकी वीडियो का भी लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पहले ओवरव्यू लेंगे कि क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को आप लोग कैसे देखना है, टकटकी लगाकर देखना है, ताकि जो भी बातें आप लोगों को बताऊं वो क्रिस्टल क्लियर आप लोग के माइंड में हो जाए। तो पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं लेक्चर का, कि लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट डे में डिस्कस करूंगा, यहाँ पर थीम वगैरह सारी चीजें उसके बारे में देखेंगे। चलिए आप लोग तब तक अटेम्प्ट भी कर लीजिए, बताइए किसी को याद है क्या थीम क्या है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यानी कि जब भी कोई त्रासदी होती है, तो उसमें कोई जैसे कि बहुत सारी चीजें एक तरीके से नहीं वो एक दांव पर लग जाती है, तो क्या वो चीजों को हम लोग कुछ को बचा पाते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है, रिस्क को कैसे कम कर पाते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो थीम यहाँ पर और जो यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने, काफी ये यहाँ पर हमारी कंट्री में जो कई सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे कि देखो अपना देश, तो इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में। आप लोग को ये बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है। अभी यहाँ पर इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए अगर आप लोगों को आ जाता है, तो यहाँ पर खासकर मिलिट्री अगर टाइज के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, तो ये एक्सरसाइज आप लोग वहां पर भी मेंशन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर इंडिया और यूके के बीच में एक एक्सरसाइज है, उसका नाम आप लोग को बताना है मिलिट्री एक्सरसाइज। इसका 6वां संस्करण अभी देखने को मिला, और कहां पर ये हुआ ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं इंडिया के द्वारा अभी यहां पर ज्वाइन किया गया HAC। ये HAC क्या है, जो कि यहां पर नेचर और पीपल यानी कि लोगों के बारे में और नेचर के बारे में बात करेगा, कैसे हम लोग चीजों को सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं। इसका एम काफी इंटरेस्टिंग है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी आप लोगों से भागकर पूछता है। ग्लोबल 30x30 टारगेट बोलेगा, बताओ क्या है ये, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये भी डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से कि 30x30 में क्या क्या बातें बोली गई है, 30% क्या और 30% क्या, तो सारी बातें समझेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। हमारी कंट्री जो है वो चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानती है, यानी कि चाइना एक है, उसी का पार्ट ताइवान है, उसी का पार्ट तिब्बत है, उसी का पार्ट हांगकांग है। पर लेकिन इंडिया की जो वन इंडिया पॉलिसी है वो चाइना फॉलो नहीं करता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर वाला मुद्दा हो गया, इवन हमारा अरुणाचल प्रदेश तो खुद ही हड़पने के चक्कर में रहता है। तो जानेंगे पूरा मुद्दा क्या है यहाँ पर। चाइना और ताइवान के बैकग्राउंड में इंडिया के भी हम लोग रिलेशन देखेंगे। इंडिया कब से यहाँ पर एक्सेप्ट कर चुका है कि चाइना जो है वो ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है, ये आप लोग बताइए। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में पहले जो रिजर्वेशन दिया जाता था वो सोशल और जो बेसिकली एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता था, पर लेकिन अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी ऐड कर दिया गया 10% रिजर्वेशन।
आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि ये कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था जब यहाँ पर इसको ऐड किया गया। और ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में, जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है, जब पार्ट 3 में आप लोग जाएंगे तो वहां से निकल कर आते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा भी यहां पर अप्रूवल किया गया हाईएस्ट जो प्राइस बिड है यहां पर किसके लिए, यहां पर बेसिकली एयर इंडिया के लिए। तो यहां पर एयर इंडिया जो खरीदा गया है ये टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा खरीदा गया है, पर लेकिन डायरेक्टली इसके द्वारा नहीं खरीदा गया है। इसकी एक सब्सिडरी है, इनकी इसकी एक कंपनी है, उसका नाम आप लोगों को बताना है जिसके द्वारा ये खरीदा गया है। 100% शेयर यहां पर अभी ये टाटा के हो गए, यानी कि ये कंप्लीटली प्राइवेटाइज हो चुका है, आज की डेट में टाटा के हाथ में जा चुका है। टाटा के पास में चला गया, पहले भी टाटा के थे यहां पर ये। तो ये बातें हम लोग समझेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। तो देखिए यार, डिस्कशन तो काफी शानदार रहेगा, डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करूंगा, वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो के एंड में आप लोगों का रिवीजन भी होगा, जो कि आज का लेक्चर है उसका भी ओवरव्यू होगा, और जो कल हम लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर किसी चीज को एक बार रिवाइज कर लोगे तो लंबे समय तक उसको याद रखोगे, एग्जाम में भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन कर जरूर जाना। और वीडियो देखने के बाद में लगे कि यार वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना और फीडबैक देकर भी जाना। फीडबैक में आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं आ रहा है, पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर मतलब कोई त्रासदी आती है, उसकी वजह से जो कोई रिस्क होता है उसको कितना रिड्यूस हम लोग कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहां पर ये बात कर रहे हैं। तो 13 अक्टूबर को ये डे आप लोगों के सामने निकल कर आता है, ये डे सेलिब्रेट कहते हैं। बेसिकली अवेयरनेस फैलाई जाए कि अगर कोई बाढ़ आ जाए तो आप लोग क्या करना चाहिए, अगर भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए तो क्या करना चाहिए, सुनामी आ जाए तो क्या करना चाहिए, आग कहीं पर लग जाए तो क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर लोगों को पता होगा तो तभी लोग अपने आप को सेव कर पाएंगे, वरना बहुत सारे लोग तो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता है कि इस सिचुएशन में क्या क्या उनको स्टेप उठाने चाहिए। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है। जैसे अगर अर्थक्वेक आ जाए तो सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप लोग घर के अंदर है, ठीक है, एक बिल्डिंग के अंदर है, तो कोशिश ये करनी है कि कोई भी ऐसी जो टेबल हो या फिर कोई भी ऐसी जो सिचुएशन है जहां पर आप लोग अपने सबको बचा सको, ठीक है, उसके नीचे कोशिश करो कि तुरंत आप लोगों को जाना है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए निकलना स्टार्ट कर दिया, सीढ़ियों पे से जाना स्टार्ट कर दिया, लिफ्ट में जाना स्टार्ट कर दिया, इंसान के जान जाने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें, अगर कहीं पर आग लग रही है तो क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की जाती है। आप लोगों को पता है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है हमारी कंट्री में, तो वो एक्ट तभी लाया गया था जब 2004 में सुनामी आई थी। तो सुनामी के बाद में यहां पर लगा यार इसको हम लोग को टैकल करना है, तो उसके बाद में यहां पर ये एक्ट लेकर आया गया 2005 में, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग रखिएगा। थीम क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर सब मिलकर साथ में है तो डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प कर पाएंगे। कंट्री जो डेवलप होती है वो तो अमीर कंट्री होगी, सारी व्यवस्था उनके पास में है, पर डेवलपिंग कंट्री क्या है, वो अभी बढ़ रही है, प्रोग्रेस के पाथ पर है, तो उनकी हेल्प करने की बात की जा रही है। डेवलपिंग मतलब डेवलपमेंट की राह पर चल रही है अभी, तो उनके बारे में यहां पर ये बेसिक चीज आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था इंपोर्टेंट डे। इसके बारे में अगर डिजास्टर के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो ये थीम भी वहां पर आप लोग ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, जो बेसिकली जो एग्जामिनर है वो समझेगा कि हाँ इंसान जो है जानता है चीजों को, पढ़ी है चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंपोर्टेंट है। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। यहां पर जो ये आर्टिकल है ये बेसिकली आप लोगों से जो हिस्ट्री का कल्चर का पार्ट है वहां पर आप लोग काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। ऐसी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो बेसिकली स्कीम है ये है जिसको बोलते हैं स्वदेश दर्शन। स्वदेश मतलब अपना देश, तो अपने देश के अगर दर्शन करने हैं तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की साइड से, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी में जो भी एक्टिविटी होती है उसमें यहाँ पर ये काफी बड़ा सपोर्ट करती है ताकि अपनी कंट्री कल्चर को अपने जो लोग हैं वो समझ सके और अच्छे से पार्टिसिपेट यहाँ पर करें, ठीक है। तो टूरिज्म जो मंत्रालय है उसके द्वारा 5 प्रोजेक्ट अभी यहाँ पर लगभग 325 करोड़ के बुद्धिस्ट सर्किट के लिए यहाँ पर अभी इसको चीजों को अलाउ किया गया है। देखिए सर्किट क्या होता है, आप लोगों ने जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी ना, सर्किट नाम रहता है उसका, तो वो वाला सर्किट नहीं है। सर्किट नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोग कभी अपना फोन खोलें या फिर आप लोग रेडियो खोलकर देख लें, टीवी खोलकर देखें, तो जो सर्किट होता है उसमें सारी चीजें ऐसे कनेक्ट रहती हैं, ठीक है। देखा होगा ना, उसमें वायरिंग रहती है, ट्रांजिस्टर वगैरह, डायोड वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे। तो उसी तरीके का ये सर्किट है, चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कहां पर जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो जगह उनको कनेक्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि गोरखपुर हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर लुम्बिनी देखने को मिलेगा, वैशाली आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आएंगे नालंदा हो गया बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर राजगीर हो गया, पटना आप लोगों को देखने
देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि इनको कनेक्ट करने की बात की जा रही है दो राज्य के अंदर, बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर इनको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के चलते दिल्ली से अगर बाई एयर जाता है कोई पर्सन तो बिहार उत्तर प्रदेश के साथ में कनेक्ट कर आसानी से यहां पर अपना जो दर्शन कर सकता है सारी जो बुद्धिज्म साइट है। जैसे कि अगर बात करें गया हो गया, इसी के साथ में बोध गया, राजगीर, नालंदा इन बिहार, सारनाथ, वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। तो यहां पर इनको कनेक्ट करने का अगर यहां पर एक तरीके से आसानी से लोगों को घुमाया जाए तो आसानी से लोग जो है इन चीजों को एंजॉय कर पाएंगे और एक अच्छा खासा यहां पर एक टूरिज्म उनका देखने को मिलेगा। तो स्वदेश दर्शन जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? वो स्कीम जिसमें सारा पैसा जो भी दिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, यानी कि सारा का सारा पैसा सेंटर से आएगा। अगर स्टेट भी पार्टिसिपेट करे तो उसको क्या बोलेंगे वो आप लोगों को बताना है, क्या बोलेंगे उसको, ठीक है। अगर स्टेट भी पार्टिसिपेट करे पैसे में तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि अब स्टेट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। एक और इनिशिएटिव के बारे में आप लोग याद रख लेना, यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, उसको बोलते हैं देखो अपना देश, ठीक है। तो देखो अपना देश जो है यहां पर, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, डैड के नाम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो डैड जो आते हैं वो भी मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म के अंदर ही देखने को मिलेंगे। इसमें अपने देश के जो सिटीजन है यानी कि भारतीय जो नागरिक हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि भाई साहब घूम लो यार, कहीं पे अपना देश देख लो, ठीक है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, यानी सैर कर दुनिया की, फिर जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहां। तो वो वाली बात है। तो डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो याद रखना इंटरनेशनल टूरिज्म की बात नहीं की जा रही है, डोमेस्टिक टूरिज्म की बात की जा रही है। तो अगर स्टेटमेंट में देकर कंफ्यूजन में डालने की कोशिश करें तो कंफ्यूजन आप लोग को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है जो बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन है यहां पर ये, ठीक है। तो बात की जा रही है यहां पर फेम जो टूर एज ए यहां पर पार्ट रहेगा यूनियन गवर्नमेंट का, देखो अपना देश के तहत यहां पर ये फेम यहां पर क्या है, इसको बोलते हैं फेमिलियर, एक तरीके से फेमिलियर होना किसी चीज को, ठीक है। तो एक तरीके से फेमिलियराइजेशन ट्रिप बोलेंगे इसको, यहां पर टूर बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आप लोग कहीं रास्ते में टकरा गया, ठीक है, तो आप लोग बोले अरे ये तो वीर भाई है, तो ये तो वीर सर है, तो मतलब एक तरीके से हाँ जानते हैं यार इस इंसान को, थोड़ा थोड़ा हम लोग फेमिलियर है इससे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल जानते नहीं इस इंसान को, ठीक है। तो क्या हो गया, एक तरीके इसके साथ में कनेक्ट है, इनके थोड़ा बहुत आइडिया है इस इंसान के बारे में। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि एकदम मिल गया कि यार ये तो पता ही नहीं है कौन है, इसको तो जानते ही नहीं है, औरत हो रहा कहां से है क्या है, तो वो वाली चीजें। तो एक तरीके से फैमिलियर कराना लोगों को और ज्यादा अपनी कंट्री में जो भी चीजें हैं अपने ही लोगों को अपने ही जो धरोहर के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश यहां पर की जाती है। तो इसी के चलते अलग अलग ये यहां पर सर्किट डिवाइड किए गए, ठीक है। ट्राइबल सर्किट हो गया, बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो इस्लामिक साइट है उनके लिए अलग से यहां पर बनाया गया सर्किट ताकि सबको कनेक्ट किया जा सके। और 2004 में ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो थीम है ये लॉन्च की गई ताकि हमारी कंट्री में जो टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय बोलते हैं हिंदी में, तो पर्यटन को बढ़ाया जा सके। तो इसके चलते जो स्कीम है स्वच्छ भारत अभियान, स्किल और मेक इन इंडिया ये भी यहां पर ऐड की गई। यानी कहीं पर अगर घूमने आप लोग जा रहे हो, सोचिए अगर वहां पर साफ सुथरी जगह रहेगी तो कितना अच्छा लगेगा घूमने में। और पता चला पॉलिथीन पड़ी है, रैपर पड़े हैं उल्टे सीधे वहां पर, ठीक है, सबने खा खाकर उल्टी सीधी चीजें, वहां पर कोई कप फेंक रखा है, कोई प्लेट फेंक रखी है, वहां पर मतलब कपड़े पड़े हैं उल्टे सीधे फटे पुराने, तो क्या आप लोगों को लगेगा यार घूमने लायक है? आप खुद भी घूम कर आओगे तो दूसरों को बोलोगे कि हाँ हाँ मत चला जाना यार, ठीक है, बड़ा गंदा देखने को मिलता है यार, तो वो वाली फीलिंग आएगी एकदम निकल कर। पर लेकिन सोचो कि नीट एंड क्लीन है वहां पर बिल्कुल शानदार तरीके से, तो आप लोग किसी को भी जाओगे तो बोलोगे यार सजेशन की हाँ यार उसको जरूर देखना तुम एक बार जाकर, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे कल एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर मैंने आपकी वीडियो अभी 2 दिन से देखना स्टार्ट करी, तो मेरा एक दोस्त है उसने बोला कि मैं बेसिकली ऐसे ही मतलब कि करंट अफेयर के लिए मैं पूछ रहा था कि यार क्या करूं, मतलब कोई भी पूछ लेता है तो कुछ बता नहीं पाता हूं, तो उसने बोला कि स्टडी लवर वीर के नाम से वीर सर का चैनल है, उसको देखो काफी कुछ आपका कवर हो जाएगा। कह रहा है कि सर 2 दिन में इतनी सारी चीजें पता चल गई, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मैं काफी कुछ मतलब समझने लगा हूं 2 दिन के अंदर ही। तो देखो यार स्टार्टिंग में ना आप लोग जैसे चीजों को करना स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को लगता है कि हाँ चीजें काफी हो गई हैं, पर लेकिन अगर आप लोगों को रियलिटी में अगर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो आप लोग को क्या करना है, अपनी ये चीजें ऐसी होती हैं, देखिए ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, करंट अफेयर ऐसे नहीं कि पढ़ाई से रिलेटेड है, ये आप लोगों की जिंदगी का पार्ट होना चाहिए, आप लोगों को पता चलता रहना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग करंट अफेयर को लेकर चलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो सिलेक्ट हो चुके हैं, अब भी रेगुलर वीडियो देखते हैं वो, तो मुझे ऐसे मेल आते हैं ना, कई बार बात होती है कि हाँ सर अब भी देखते हैं वीडियो, कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि इस तरीके से कि हाँ मतलब मैंने कहा पेपर वगैरह दे रहे हो, क्या कह रहा पेपर नहीं सर अब तो ऐसे ही बस अपडेट रहने के लिए देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऐसी चीजें इनको लाइफ का पार्ट बना लो आप, ठीक है। और अगर कोई पूछता है तो उसको बताया करो कि हाँ यार इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस बच्चे ने उस बच्चे को बताया कि हाँ यार ये वीडियो देख लो, अब दोनों कभी मिलेंगे ना, जब दोनों के बीच में डिस्कशन होगा तो एक प्रोडक्टिव डिस्कशन होगा, क्योंकि वो भी कुछ जानता है और ये भी कुछ जानता है। तो अगर किसी को आप लोग ये चीजें बताते हो तो नहीं खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो इससे आप लोगों को अपना जो इन्वायरमेंट है उसमें भी इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो इंसान के साथ में आप लोग रहते हैं वो इंसान अगर अच्छी काम करेगा, अच्छी एक तरीके से फोकस करेगा चीजों का, तो आप लोगों के साथ की आप लोगों की लाइफ में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नजर आएगी। ओके,
तो इसलिए यहाँ पर मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पर जब इस तरीके के मैसेज देखता हूं मैं। आगे बात करते हैं तो वन ऑफ द जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर इस स्कीम का वो है एक तरीके से डेवलप करना थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट, यानी कि थीम बेस्ड यानी कि पर्टिकुलर थीम के ऊपर बैठना कि हाँ ये काम करना है, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर साल की थीम होती है ना इंपॉर्टेंट डे की, ऐसा ही थीम यहाँ पर रखने की बात की जा रही है। तो हाई जो टूरिस्ट वैल्यू है, कॉम्पिटेटिवनेस, सस्टेनेबिलिटी और इंटीग्रेटेड मैनर में चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यार कि देश का अगर व्यापार बढ़ता है तो इससे फायदा क्या हो रहा है, और अगर पूछा जाए आप लोगों से तो इंपॉर्टेंट मुद्दे यहां पर ये भी है कि कल को अगर व्यापार बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो अच्छी चीज यहां पर ये देखने को मिलेगी आप लोगों कि कहीं ना कहीं जो टूरिज्म है उसके थ्रू अगर व्यापार हो रहा है तो लोकल एरिया के लोगों को काफी सारी जॉब मिल जाती है। जहां आप लोग घूमने जा रहे हैं वहां कोई होटल है तो उस एरिया के होटल में काम मिलेगा, ठीक है। कई साइट पर घूमने जा रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट आप लोग खरीदेंगे तो लोकल प्रोडक्ट जो बेचा जाएगा वहां पर उसके घर में बेसिकली 2 वक्त की रोटी बढ़ेगी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं यार ये, अगर टाइम मिले तो घूमा जरूर करो, इधर उधर टाइम वेस्ट करने से ज्यादा बेटर है अपने देश के बारे में जानो, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आइए अब आगे चलते हैं, यहां पर बेसिकली बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग इसको GS3 के अंदर बेसिकली इंक्लूड कर सकते हैं टॉपिक को। और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जब हम लोग बात करें तो पेपर सेकंड में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हो, ठीक है, अगर यूपीएससी के पेपर के साथ में आप लोग कनेक्ट करना है तो। अभी बात करें इंडिया और यूके की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिली जिसका नाम है अजय वॉरियर। तो अजय वॉरियर ये कहां पर हुई, पहले इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये उत्तराखंड में आप लोगों को देखने को मिली। तो हमारी कंट्री में जो उत्तराखंड राज्य है वहां पर ये अजय वॉरियर आप लोगों को देखने को मिली। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था पर लेकिन 2000 में इसको अलग कर दिया गया। इसी पैटर्न में बिहार से झारखंड अलग किया गया 2000 में, इसी पैटर्न में यहां पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया 2000 में। तो ये तीनों राज्य नए बनाए गए थे। इसके बारे में कई बार कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज देखने को मिली। तो इंडिया और जो यूके है वो दोनों यहां पर बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। और इससे पहले एक और एक्सरसाइज यहां पर थी दोनों के बीच में, जो कि मैंने डिस्कस भी आप लोगों से की थी। इसको बोलते हैं बेसिकली पास एक्स, यानी कि पास का मतलब एक तरीके से पैसेज और एक्स का मतलब यानी कि एक्सरसाइज। तो ये बे ऑफ बंगाल में देखने को मिली, यानी कि इंडिया और यूके के बीच में भी रिसेंटली 2 एक्सरसाइज जो है, एक उत्तराखंड में देखने को मिली और दूसरी बे ऑफ बंगाल में देखने को मिली। और ये दोनों इंडिया और यूके के बीच में ही है। कुछ और अगर बातें बताऊं, इंडिया और यूके की नेवी के बीच में कौन कौन एक्सरसाइज है ये भी मैंने आप लोगों को बताई थी। और इंडिया और यूके की एयरफोर्स के बीच में इंद्रधनुष एक्सरसाइज है। तो यानी कि हमारी कंट्री में इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सारी मिलकर एक दूसरे के साथ में एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है यहाँ पर। तो ये ऑल्टरनेटिवली देखने को मिलती है, एक बार इंडिया में होगी दूसरी बार यूके में होगी। तो इस तरीके से है। पर्पज क्या रहता है इसका, ताकि समझ सके एक दूसरे को कितना हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। कल को कोई अगर एक तरीके से फ्रेंडली नेशन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कल को कोई टेररिज्म की एक्टिविटी होती है, कोई उल्टी सीधी और चीजें देखने को मिलती है, तो वहां पर पायरेसी होती है यहाँ पर समुद्र के अंदर, तो वहां पर भी मिलकर एक दूसरे के साथ में काम कर सके। तो ये यहाँ पर बेसिक इनका पर्पज रहता है, ठीक है। एक टाइम यही थी, यूके था हमारे ऊपर रूल किया करता था, 200 साल तक रूल करके गया, आज साथ में बैठता है, ठीक है। तो एक इससे भी आप लोग समझ सकते हैं कितने अच्छे से हम लोगों ने चीजों को अचीव किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ऐसे जो न्यूज है उससे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं, खासकर जब अपना देश किसी पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट बनता है। तो हमारी कंट्री के द्वारा यहाँ पर हाई एम्बिशन कोalition जो है उसका बेसिकली पार्ट बना है यहाँ पर, जिसको HAC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो HAC, तो HAC क्या है यहाँ पर, हाई एम्बिशन कोalition। तो हम लोग इसका पार्ट बने। ये काम किसके लिए करता है, तो एक तो नेचर के लिए यानी कि अपना जो वातावरण है और लोगों के लिए ये काम करता हुआ नजर आता है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि हमारा देश जो है यानी कि इंडिया जो है वो यहाँ पर ब्राजील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो कि ब्रिक जिसको आप लोग बोलते हैं, तो ब्रिक में पहला देश बन गया है जिसके द्वारा इसको ज्वाइन किया गया है। तो यहां पर मिलकर काम करते हुए, समर्थन करते हुए एक दूसरे को ये यहां पर नजर आएंगे ग्लोबल लेवल पर, खासकर किस तरीके से हम लोग अपने इन्वायरमेंट को सेव करना है, स्पीसीज को सेव करना है, ठीक है, इकोसिस्टम को हम लोग को सेव करना है, तो उसके ऊपर काम करेंगे। ये लॉन्च किया गया था 2019 में कोस्ट रिका, फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा यहां पर, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, ये को-चेयर किया जाता है यहां पर कोस्ट रिका और फ्रांस के द्वारा, ठीक है। कोस्ट रिका और फ्रांस के द्वारा तो को-चेयर किया जाता है यहाँ पर, बेसिकली बात करते हैं। पर लेकिन एक और सेक्शन है यहाँ पर जो कि ओशन के फील्ड में काम करता है ओनली, तो उसको ब्रिटेन चेयर करता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, जो मैंने आप लोगों को बोला 30x30, तो ये 30x30 ग्लोबल टारगेट अगर आप लोगों से कोई पूछ ले एग्जाम में तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। 30% का मतलब है कि प्रोटेक्ट करना है एटलीस्ट 30% लैंड वाला एरिया, और जो यहाँ पर ओशन वाला एरिया, समुद्र वाला एरिया 30% वो। तो इनका टारगेट ये है 2030 तक का कि हम लोग को प्रोटेक्ट करना है 30% लैंड का यानी कि जमीन वाला एरिया, और 30% ओशन यानी कि समुद्र वाला एरिया। तो जो जमीन वाले एरिया के बारे में बात करते हैं तो को-चेयर करता है फ्रांस और जो बेसिकली जो कोस्ट रिका हो गया। पर लेकिन ओशन वाले एरिया के लिए जो को-चेयर करते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर ब्रिटेन काम करता हो आप लोगों को नजर आएगा। तो इंडिया इसका पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर। अगर बात करें आगे यहाँ पर
तो बेसिकली ये फोकस एरिया ये है कि नेचुरल जो भी यहाँ पर जो हैबिटेट है, जो भी नेचुरल वेजिटेशन है, जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारी पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, तो उनका लॉस न हो। एक सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस करें कि हम लोग जो है ज्यादातर हम लोग वेस्ट जनरेट न करें, कम करें, ज्यादा से ज्यादा वेस्ट को रिसाइकल करने की कोशिश करें। यानी कि जैसे प्लास्टिक हो गई तो प्लास्टिक को यूज करने के बाद में फेंक दिया उठाकर, ठीक है, तो वो वाली चीजें पड़ी रहेंगी ऐसी, तो वो वाली चीजें नहीं होनी है, रिसाइकिल किया जाए। जैसे पुराने टाइम पर एक कोई मान लीजिए पेंट थी, ठीक है, तो पेंट को फाड़कर पहले क्या किया गया, पेंट जब तक चली फिर उसको तकिया का कवर बना लिया, उससे थैला बना लिया। पुराने टाइम में देखने को नहीं मिलता था आप लोगों को, वो चीजें हैं बेसिकली, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हम लोग को चीजों का करना चाहिए। तो ये इससे क्या होगा, नेचर को काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो उसके चलते यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज बन गई है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। कुछ और इंपॉर्टेंट मुद्दे यहां पर देखें तो इसके अंदर मोर देन आप लोगों को 70 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि यहां पर काम कर रही है। तो यहां पर कई सारी आप लोगों को यहां पर यूरोप की, कई सारी लैटिन अमेरिका, अफ्रीका से भी आप लोग कंट्री यहां पर देखने को मिलेगी। कई सारे इनिशिएटिव है, वैसे ग्लोबल लेवल पर ये अकेला नहीं है। अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं जैसे कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये यहां पर इन्हीं मुद्दों के बारे में बात करती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 अभी यहां पर जो ग्लासगो यूके के अंदर होने वाली है वो इसके ऊपर बात करेगी। क्लाइमेट के बारे में फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो वो यहां से निकल कर आती है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हर एक इंसान, जो हर एक कंट्री जो है उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखें। इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो अपने देश में इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोएलिशन फॉर डिजास्टर, जो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कल को कोई डिजास्टर आता है तो उसमें कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पर हम लोग मिलकर एक दूसरे के साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। अब अपनी कंट्री के बारे में अगर बात करें तो हमारी कंट्री के भी कई अकेले प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने इन्वायरमेंट के ऊपर काफी फोकस किया है। जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हो गया, ठीक है, भारत जो स्टेज हो गया, पहले हम लोग 4 फॉलो कर रहे थे, अब 6 पर कूद गए टोटल डायरेक्ट। जो यहाँ पर बेसिकली उजाला स्कीम हो गया, ठीक है, इसी के साथ में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, हम लोग खुद भी अपनी कंट्री में इनको लेकर चल रहे हैं। तो इंडिया जो है एक तरीके से क्लाइमेट के फील्ड में हम लोग एज ए ग्लोबल लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं, यहां पर ये आप लोग देख सकते हैं हमारी कंट्री में इसरो के बारे में बात की जा रही है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भी क्या किया गया है, इसरो को सेमी क्रायोजेनिक जो प्रोपेलेंट है यहां पर, ये बेसिकली अभी एक टैंक है जो यहां पर इसरो को दिया गया है। तो देखिए अगर आज की डेट में कोई अकेला काम कर रहा है और उसके साथ में मिलकर कोई सपोर्टिंग रोल में आने लगता है तो उससे काफी ज्यादा चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। अब कुछ शब्द हैं यहां पर, जैसे एक तो क्रायोजेनिक वर्ड यूज किया गया है। जैसे क्रायोजेनिक फ्यूल के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो इसका मतलब होता है कि एक तरीके से एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर आप लोगों को मेंटेन करना, जो एक तरीके से कोई भी ऐसे फ्यूल है उसको एक लिक्विड मात्रा में उसको बना के रखना, तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर आप लोगों को उसको सेव करना पड़ता है, उसको क्रायोजेनिक स्टेज बोलते हैं, ठीक है। एक शब्द यहां पर प्रोपेलेंट है। यहां पर प्रोपेलेंट क्या होता है, एक तरीके से ये होता है कि आप लोगों को न्यूटन का थर्ड लॉ याद है, ठीक है, अगर आप लोग किसी मतलब एक पर्टिकुलर बंदूक से गोली छोड़ते हो तो गोली जितनी आगे जाएगी उतना ही पीछे को झटका देगी हाथ को, तो वो वाली बात यहां पर बोली जा रही है। तो प्रोपेलेंट जो है बेसिकली यहां पर प्रोपेल करने का काम करता है, जो भी इंजन होता है उसको फॉरवर्ड एक तरीके से वो काम करता है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली, जो आप लोगों ने इसके बारे में फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, तो वो वाली चीज है। तो सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है यहां पर, ये आप लोगों के सामने, जो कि बनाया गया है HAL के द्वारा, और इसका नाम है SC12O तो ये इसका नाम है। और ये इंडियन इसरो को यहाँ पर बेसिकली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी कंट्री की इसरो है, जो कि स्पेस के फील्ड में काम करती है, उस एजेंसी को इनके द्वारा ये दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या यहाँ पर, ये इन 2020 में HAL के द्वारा डिलीवर किया गया था बिगेस्ट एवर क्रायोजेनिक लिक्विड हाइड्रोजन टैंक, जिसको C32LH2 इसरो यहाँ पर ये दिया गया था बेसिकली, जो क्रायो लिक्विड ये ऑक्सीजन है यहाँ पर LOX, ठीक है। तो ये सेमी वाली कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसके बारे में भी अभी आप लोगों से बात करूंगा। फर्स्ट डेवलपमेंट जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, ये एक तरीके से अच्छा है बेसिकली हार्डवेयर के फील्ड में अगर बात करें, हमारी कंट्री में हमारी ही लोकल एरिया पर हमारी ही जो कंपनी है वो सप्लाई कर रही है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या यहाँ पर, जो एग्जिस्टिंग जो मैक 3 है व्हीकल जो है, जिसको GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस जो लॉन्च व्हीकल आप लोग बोलते हैं, इसका जो थर्ड पोर्शन है यहाँ पर, ये थर्ड जो कैटेगरी का है यहाँ पर, ये आप लोग बाहुबली व्हीकल के नाम से भी इसको जानते हैं। ये हमारी कंट्री में सैटेलाइट को बेसिकली लॉन्च करने का काम करता है, तो ये इसरो के द्वारा डेवलप किया गया। तो इस जो व्हीकल है इसमें 2 स्टेज जो रहेंगी वो यहाँ पर बेसिकली वो आप लोग को देखने को मिलेगी, 2 सॉलिड और इसी के साथ में कोर लिक्विड बूस्टर आप लोग को क्रायोजेनिक अपर स्टेज देखने को मिलेगी, जिसके बेस पर इसको लॉन्च किया जाता है। तो लिक्विड हाइड्रोजन, इसी के साथ में लिक्विड हाइड्रोजन L2, ठीक है। तो ये आप लोग को यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन वो आप लोग को प्रोपेलेंट के तौर पर यहाँ पर यूज होती नजर आती है, जो कि एक तरीके से धक्का देने का काम करती है, जिसके बेस पर यहाँ से निकल के चलते हैं। जो यहाँ पर लिक्विफाइड ये 183 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर 253 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली आप लोगों को टेम्परेचर देखने को मिलेगा। पर लेकिन एक तो मैंने बोला क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, तो क्रायोजेनिक और यहाँ पर सेमी क्रायोजेनिक में आप लोग को डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो रिफाइंड क्रोसिन यूज की जाती है, जबकि वहां पर
क्रायोजेनिक में लिक्विड हाइड्रोजन यूज की जाती है, जो कि यहाँ पर जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजर का काम करती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं यहाँ पर जो कि डिफरेंस के तौर पर, हालांकि इतना डीपली जाकर शायद ही कोई आप लोगों से चीजें पूछेगा, ठीक है, पर कभी कभी यूपीएससी का दिमाग खराब हो जाए तो फिर आप लोगों का दिमाग खराब कर देता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चीजें बता दूं। तो जो अगर सेमी क्रायोजेनिक और क्रायोजेनिक में अगर बोले तो याद रखिएगा यहाँ पर सेमी में रिफाइंड क्रोसिन यूज किया जा रहा है और वहां पर लिक्विड हाइड्रोजन यूज की जाती है। तो ये बेसिक इसके बारे में बातें हो गई, ठीक है। तो ये है इसके बारे में कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी इसको लेकर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में समझेंगे चाइना और ताइवान के रिलेशन, और इंडिया को भी इंक्लूड करके देखेंगे बैकग्राउंड में, ताकि अच्छे से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। अपनी प्यारी कंट्री बराबर में आप लोग यहाँ पर दिख रही है, ये हो गया चाइना और ये हो गया ताइवान, ठीक है। यहाँ पर ये बेसिकली छोटी सी कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी, ऊपर मंगोलिया है, इधर साइड में जापान आप लोग को देखने को मिल रहा है, और ऊपर है रसिया। हुआ क्या, अभी ताइवान के द्वारा बोला गया वो एक ग्रुप ज्वाइन करेगा, तो चाइना जो है गुस्से में आ गया और चाइना ने अपने हवाई जहाज जो है वो ताइवान के लिए रवाना कर दिए। तो ताइवान के एयर स्पेस में जाकर चाइना के हवाई जहाज जो है उनके द्वारा घुसपैठी की गई। इसकी वजह से काफी ज्यादा ये कंट्रोवर्शियल रीजन यहां पर बन गया एक तरीके से। तो चाइना का कंसर्न क्या है, चाइना ये बोलता है कि चाइना चाहता है कि वन चाइना पॉलिसी जो है उसको बेसिकली फॉलो किया जाए। वन चाइना मतलब यानी कि चाइना है और बाकी की जो कंट्री है उसका पार्ट है यहाँ पर, तो चाइना पूरा एक ही है, ऐसा नहीं कि ताइवान अलग हो गया, हांगकांग अलग हो गया, ये अलग अलग घूम रहे हैं कहीं पर निकल कर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए चाइना यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है जब भी कोई ताइवान और हांगकांग के बारे में बात करता है। मतलब हमारी कंट्री का जम्मू एंड कश्मीर कहीं चला जाए, हमारी कंट्री का अरुणाचल प्रदेश कहीं चला जाए, इवन खुद चाइना पकड़े बैठा है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसकी वन चाइना पॉलिसी जरूर फॉलो करें, इसमें उसका पूरा इंटरेस्ट है। तो ये मतलब कि हम बेवकूफ हैं कि हम लोग तुम्हारी पॉलिसी फॉलो करेंगे तो हमारी पॉलिसी फॉलो नहीं करोगे, तो वो वाली चीजें यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर अगर बात करें, जो ताइवान है उसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान, ठीक है। तो ताइवान अपने सामने रिपब्लिक ऑफ चाइना क्यों लगाता है, क्योंकि जो पार्टी यहाँ पर ताइवान के अंदर देखने को मिलती थी बेसिकली वो पहले पूरे चाइना पे रूल किया करती थी, पर लेकिन 1949 में चाइना आजाद हो गया, तो यहां पर जो पार्टी जिसने संघर्ष किया, जिसने चाइना को आजाद किया, वो पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, इसके ऊपर कब्जा कर लिया और इसको भागना पड़ गया दूसरी यहां पर एक आइलैंड के ऊपर, और यहां पर ये जाकर रहने लगी। तो स्टार्टिंग में तो ये बोला गया कि ये जो पूरा चाइना है बड़े वाला, ये इस ताइवान का पार्ट है, पर लेकिन ये चीजें ज्यादा लंबे समय तक टिकी नहीं, क्योंकि ये चाइना काफी बढ़ा आगे, इसने काफी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करी, ग्रोथ करी, तो ये बोलने लगे कि अब ये वाला जो चाइना है ये इसका ताइवान इसका पार्ट हो गया। तो यहां से कंट्रोवर्सी चलना स्टार्ट हो गई। हालांकि ताइवान ने अपने अलग अलग कंट्री के साथ में रिलेशन बनाए, काफी अच्छी कंट्रीज, काफी अच्छे रिलेशन बनाए कई सारी कंट्री के साथ में। इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, न्यूजीलैंड, इनके साथ में भी इसकी अलग अलग तरीके से डिप्लोमेटिक टाई देखने को मिलती है। पर लेकिन किसी भी मिलिट्री ग्रुप में और किसी भी ऐसी एरिया में जहां पर बिल्कुल चाइना की हेजेमनी को इंपैक्ट पड़ने लगे, चाइना के अस्तित्व को इंपैक्ट पड़ने लगे, वहां पर चाइना ने कभी भी अलाउ नहीं किया। तो ताइवान जो है वो फुल मेंबरशिप आज की डेट में बात करें 38 जो नेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा, और कई सारी सब्सिडरी बॉडी में भी, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ताइवान अलग से है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, ताइवान अलग से है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, सेंट्रल जो अमेरिकन बैंक हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो यहां पर देखने को मिलेगा, ये सारा जहां भी है इसमें ताइवान अलग से है। ताइवान जो है वो यहां पर एक तरीके से बात करते हैं, ताइवान जो है वो इंप्रूव करता है एक तरीके से डिफेंस विद परचेज ऑफ यूएस वेपन। यूएस वेपन के बाद में बात करें तो उसके तहत यहां पर अपग्रेड कर चुके हैं यहां पर F-16, ठीक है, आर्म ड्रोन, इसी के साथ में रॉकेट सिस्टम, इसी के साथ में हार्पून जो मिसाइल है यहां पर बेसिकली यूएसए की, तो ये सारी आप लोगों को ताइवान के पास में देखने को मिलेगी। तो ताइवान के साथ में यूएसए के रिलेशन बढ़ गए, इसी की वजह से चाइना जो है वो ताइवान पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल पाता है, क्योंकि पता है कि यूएसए आएगा और फिर यूएसए आएगा तो फिर बवाल बनेगा, तो इसकी वजह से ताइवान का अस्तित्व बचा रहता है। काफी लंबे समय से यूएसए ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आकर फिर से रायता फैलाना स्टार्ट कर दिया, चाइना वन चाइना पॉलिसी में उंगली करना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिलना स्टार्ट हो गई। अभी यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहुंचे यहां पर, जो वॉरशिप था जिसका नाम था थियोडोर रूजवेल्ट, तो ये भी एंटर किया साउथ चाइना सी में यहां पर, ताकि फ्रीडम ऑफ सी के बारे में बात की जा सके। यानी कि यूएसए भी बार बार यहां पर झांकियां मारता रहता है आकर कि हाँ इस तरीके से है। और अभी आप लोगों को बताया एक नया ग्रुप बन गया AUKUS, जिसको बोलते हैं बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए, तो इनके द्वारा मिलकर चाइना को काउंटर करने के लिए एक मिलिट्री ग्रुप बनाया। पहले क्वाड को बोल रहे थे कि क्वाड को एक छोटा नेटो बनाया जा रहा है, पर लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं। क्वाड जो है उसको इन्होंने बोला कि वो तो कल्चर का काम करेगा, वो तो मेडिसिन का काम करेगा, वो तो इन्वायरमेंट का काम करेगा, मतलब क्वाड को साइडलाइन कर दिया। अब ये मिलिट्री के पॉइंट ऑफ से AUKUS को लेकर चलने वाले हैं। हालांकि अगर बात करें क्वाड में भी मिलिट्री का कुछ एंगल तो है, जैसे कि अगर बात करें मालाबार एक्सरसाइज है तो यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया उसका पार्ट है, तो क्वाड को ऐसे भी नहीं बोल सकते कि क्वाड बिल्कुल भी इस तरीके से कि इंडिपेंडेंट है,
ऐसा नहीं, मिलिट्री वाली चीजें नहीं है, तो ऐसी है उसमें, पर हाँ बोलने के लिए बेसिकली इनके द्वारा ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं, तो कि ताकि जो कुछ कंट्री जो है उनको शांति बनी रहे, उनको जो है मिर्ची न लगे। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये, पहले तो ताइवान को लेकर मुद्दा था, अभी रिसेंटली हांगकांग को लेकर मुद्दा था। तो हांगकांग में जिस तरीके की हरकतें इनके द्वारा की गई चाइना के द्वारा कि वहां पर नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगा दिया हांगकांग को कंट्रोल करने के लिए पूरा, तो ताइवान को भी उसी तरीके से ये अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर लेकिन हांगकांग जो है वो डिफरेंट वार गेम है और ताइवान डिफरेंट है। ताइवान एक सोवरेन स्टेट की तरीके से जाना जाता है कई जगह, ठीक है, तो इसलिए यहां पर अभी आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो दिक्कतें क्या निकल के आती है हमारी कंट्री के बारे में है कि हम लोगों ने, याद रखिएगा 1949 में हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि जो ताइवान और जो तिब्बत है दोनों चाइना का पार्ट है, और चाइना की वन चाइना पॉलिसी पे हम लोगों ने ठप्पा लगा दिया। पर लेकिन चाइना जो है वो हमारा वन इंडिया पॉलिसी पर ठप्पा नहीं लगाता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का पार्ट है, अक्साई चीन जो है वो इंडिया का पार्ट है। चाइना ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, तो ये देखने को मिला। तो इंडिया को लगा यार हम क्यों फालतू में सारी चीजें बोल रहे हैं। तो 2010 में जब मनमोहन साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने वन चाइना पॉलिसी मेंशन करना बंद ही कर दिया अपनी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें हम लोग पहले चाइना चाइना बोलते चाइना, ठीक है, चाइना वन चाइना, ठीक, हम लोगों ने वन चाइना बोलना ही बंद कर दिया। जब तुम हमारी सॉवरेनिटी को बेसिकली रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो हम क्यों तुम्हारी सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करें। तो ये बातें यहां पर देखने को मिली। इवन हम लोगों ने यहां पर रिलेशन बनाने स्टार्ट किए काफी अच्छे इंडिया और ताइवान के साथ में, हालांकि डायरेक्ट डिप्लोमेटिक टाई नहीं है, पर फिर भी हमारी कंट्री के ताइवान के साथ में एक ठीक ठाक रिलेशन है। खासकर अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में, तो ताइवान के प्रोडक्ट जो है वो काफी लार्ज स्केल पर बेसिकली अप्रिशिएट किए जाते हैं। तो उस तरीके से यहां पर ताइवान जो है वो काफी इंपोर्टेंट पार्ट हमारा है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ बातें हैं जो लिखने के लिए आ जाए। देखिए आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं कि पेन एंड कॉपी आप लोग लेकर बैठा करो, ठीक है। पेन एंड कॉपी लेकर बैठोगे, अगर खुद से एक बार लिख लोगे ना चीजें, वैसे तो सारी चीजें स्पून फीडिंग कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी, पर लेकिन खुद से भी एक बार लिख लिख के देख लोगे ना, लिखी हुई चीजें आप लोगों को लंबे समय तक याद रहती हैं। तो पेन एंड कॉपी लेने के लिए ऐसे बोलता हूं कि खुद से एक बार लिख लोगे, नोट्स बना लोगे, वही काम आने वाले हैं, वरना पीडीएफ इतनी सारी इकट्ठी हो जाएगी ना, आप लोग इनको कभी पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। अपने खुद के नोट्स बनाया करो, पीडीएफ इसलिए रख लेना साथ में ताकि समझ में ना आए, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पीडीएफ में डिटेल में चीजें खोल कर देख लिया, तो ये पैटर्न अगर फॉलो करोगे तो चीजें अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं तो पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं, टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लो इकट्ठा उनका लगा लो अपने घर में, वो अडम्बर एक तरीके से उसकी फोटोकॉपी करा कर रख लो सबकी, ठीक है। तो ये कोई मतलब नहीं बनता है, खुद के लिखी हुई चीजें जो है उनको रिवाइज करो, इनको बस रेफरेंस के तरीके से रखो, कल को दिक्कत आ रही है समझ में नहीं आ रहा है तो इनको आप लोग रखो, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा अगर मैं एक सजेशन के तौर पर बोलूं आप लोगों को, ठीक है। बाकी तो यार देखो आप लोग समझदार हो, क्या ही बोलूं मैं। आगे चलते हैं, नेशनल न्यूज के बारे में बेसिकली यहां पर बात की जा रही है, और हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में बेसिकली यहां पर बातें देखने को मिलेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हमारी कंट्री में रिजर्वेशन दिया गया रिसेंटली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जब एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया गया और एक एक्ट बना जिसको बोला 103, ठीक है। तो यानी कि 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में। तो ये जो एक्ट आया, इस एक्ट के बेस पर हमारी कंट्री में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसको बेसिकली पार्ट बनाया गया हमारी कंट्री में रिजर्वेशन देने के लिए। इससे पहले हमारे देश में रिजर्वेशन कभी भी इकोनॉमी के बेस पर नहीं दिया जाता था। रीजन क्या था? रीजन ये था अगर इकोनॉमी के बेस पर रिजर्वेशन देंगे तो रिजर्वेशन कभी हटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए कभी ना कभी कोई ना कोई हमेशा गरीब और कोई ना कोई हमेशा अमीर रहेगा, तो ये कंपेरेटिवली चलता रहेगा। आज जिसके पास में 1,000 रुपए सैलरी है, कल को उसकी सैलरी होगी 5,000 रुपए। आज जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए, कल को उसकी सैलरी होगी 2 लाख रुपए। आज इसकी सैलरी 2 लाख रुपए, कल को उसकी सैलरी होगी 10 लाख रुपए। तो इसके कंपेयर में 1,000 वाला गरीब है, इसके कंपेयर में 1 लाख वाला 10 लाख वाला गरीब है, 1 करोड़ वाले के कंपेयर में 1 करोड़ वाले के कंपेयर में 50 लाख वाला गरीब है। तो इस तरीके से कभी भी कोई अमीरी और गरीबी का गैप नहीं मिटने वाला है। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि सबके पास में एक जैसे पैसे रहें। तो इसीलिए इकोनॉमी को रिजर्वेशन का मुद्दा अगर बना दिया तो ये परमानेंट हो जाएगा। पर प्रेजेंट टाइम पर हम लोगों ने ये परमानेंट कर दिया। ये यहां पर भी 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, जो कि संविधान के निर्माता इसको नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड सेक्शन को इंक्लूड किया गया था, ना कि इकोनॉमी को उन्होंने इंक्लूड किया था। तो अभी यहां पर इसके बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार ये आप लोगों ने जो अभी बोला है कि 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया रख दिया आप लोगों ने कि 8 लाख से ज्यादा अगर किसी की इनकम है, ठीक है, तो उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, इसके नीचे के को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में माना जाएगा। तो किस कैटेगरी, किस बेस पर आप लोगों ने ये क्राइटेरिया क्रिएट किया है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया, उसके ऊपर मार्क नहीं लगाया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो कि एक अच्छी बात भी अगर बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे
सारे ऐसे हैं जो जनरल में भी आप लोगों को बहुत सारे गरीब देखने को मिलेंगे, ओबीसी में भी देखने को मिलेंगे, यानी कि अलग से उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, पर लेकिन वो ऐसा तबका है कि उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पर वो जनरल में आता है, ऐसी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक सही तरीका है, पर लेकिन कब तक कंटिन्यू रखना है, इसका एक फिक्स सेशन भी होना चाहिए, यानी कि हमेशा के लिए रिजर्वेशन चलता रहेगा। पिछले 70 सालों में तो हम लोग इसको हटा नहीं पाए, अब आगे कैसे हटाएंगे वो देखने वाली बात है। रिजर्वेशन की जो जड़ें हैं वो और ज्यादा गहरी होती जाती है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि जिस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन लाया जाता है, जो कि सोचने के लिए मजबूर करता है कि उसको इसका फायदा नहीं मिलता है ज्यादातर, ठीक है। हमेशा वो लोग इसका फायदा उठाते हैं जो कि एक अच्छी खासी पोजीशन पर होते हैं उस सेक्शन में, ठीक है। अभी आप लोगों ने फिर से कंट्रोवर्सी देखी होगी यहां पर, जैसे टीना दाबी के साथ में कंट्रोवर्सी थी, सेम कंट्रोवर्सी उसकी बहन के साथ में रिया दाबी के साथ में बन गई। सी सेट क्लियर नहीं है अगर जनरल की कैटेगरी में बात की जाए, तो एससी की कैटेगरी में सी सेट क्लियर है और वैसे 15 रैंक आ गई। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो यहां पर कम से कम जब फादर और मदर दोनों गजेटेड पोस्ट पर है, सिस्टर भी गजेटेड पोस्ट पर है, फिर भी यहां पर रिजर्वेशन देना है। तो इस तरीके से सोचिए, उस सेक्शन में एक ऐसा भी बच्चा होगा कोई जिसके घर में एक 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, उसकी सीट अब अगर ये वाला पर्सन लेकर चला गया जिसकी फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा है, तो उसके बारे में आप लोग क्या राय हैं फिर, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि कम से कम हर एक सेक्शन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अच्छी खासी पोजीशन पर है, तो उनको एक्सक्लूड करके उस लोगों को वहां पर रिजर्वेशन देना चाहिए जो रियलिटी में जिनके लिए रिजर्वेशन बनाया गया है। पर लेकिन ये रिजर्वेशन जो है वो ऐसा फंड है जिसके बारे में जरा सी भी बात करो तो लोग जो है वो फिर यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाने लगते हैं और इवन गवर्नमेंट तक चेंज कर देते हैं, गवर्नमेंट तक चेंज कर देते हैं। तो इसलिए रिजर्वेशन के मुद्दे को कोई छेड़ता ही नहीं है, ठीक है। और ऊपर से बोलते रहते हैं और रिजर्वेशन देंगे, एंजॉय करो और रिजर्वेशन लो, ठीक है। चलिए जो भी है आगे बात करते हैं। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है अभी रिसेंटली अगर आप लोग देखेंगे तो बोला जा रहा है कि ये जो इनेक्ट किया गया है जो वेलफेयर के लिए पुअर गरीब सेक्शन के लिए, तो 50% जो रिजर्वेशन जो पॉलिसी है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और यहाँ पर सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड सेक्शन है उसके बारे में अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर सेंट्रल स्टेट जो है वो प्रोवाइड कराएंगे रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। ये बात बेसिकली यहाँ पर मेंशन की गई कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है, ताकि इनइक्वालिटी को यहां पर कम किया जा सके, ठीक है। काफी ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। इसी के साथ में इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस है उसके बारे में फोकस किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर फोकस किया जा सके। कंसर्न क्या है, डेटा अवेलेबल नहीं रहता है कई बार, ठीक है। इसी के साथ में रिजर्वेशन की कैप को लेकर कई बार बातें होती हैं कि कहां तक लेकर चलना है, ठीक है। क्राइटेरिया कई बार अलग अलग राज्य अलग अलग रख देते हैं कि हाँ भाई हम तो रिजर्वेशन देंगे, तुमको जो करना है कर लो, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीजें आती हैं यार निकल के जिनको थोड़ा सा हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो ये बेसिक मुद्दे कई बार बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इंदिरा साहनी केस था 1992 का, जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो इंदिरा साहनी केस जो था जिसमें 9 जज जो बेसिकली बेंच बैठी थी उसके द्वारा 50% रिजर्वेशन की कैप की गई थी कि आप लोगों को 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो उस लिमिट को ब्रीच कर रहे हैं क्योंकि 50% से ऊपर अब उसको तो टच नहीं करेंगे, जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन दे रखा है उसमें थोड़ा ना रिजर्वेशन निकलेगा। तो ये 50% में से जो 10% अब निकल के आ गया, ये जो बचा हुआ 50% था उसमें से निकाल कर ला दिया, ठीक है। तो यहां पर जो लोग थे उनको अब ओनली 40% जनरल में सीट बच गई, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कतें हैं यहाँ पर। अब चलिए जो भी हैं आप लोगों के सामने हैं, तो ये टॉपिक था, मेरा काम था टॉपिक पढ़ाना। अब बाकी सोसाइटी के मुद्दे जो उसमें क्या ही बोलूं जो चल रहा है वो आप लोगों के सामने ही है यार। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, और ये आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो आर्टिकल है बेसिकली ये बात कर रहा है इकोनॉमिकली हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं किसके बारे में बात की जा रही है, एयर इंडिया के बारे में बात की जा रही है। अभी एयर इंडिया जो है वो पहले बेसिकली टाटा का पार्ट हुआ करती थी, ठीक है। तो यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था टाटा के द्वारा, और फिलहाल यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा इसको नेशनलाइज कर दिया गया था, और फिर से यहां पर टाटा नहीं खरीद लिया क्योंकि खस्ता हालत इसकी हो गई थी, गवर्नमेंट पे संभली नहीं। आप लोगों ने रॉकेट सिंह मूवी देखी होगी, रॉकेट सिंह मूवी किस किसने देखी है? उसमें कहता है ना उसकी कंपनी खरीद लेता है, कंपनी खरीदने के बाद में कहता है कि ले तेरी कंपनी मुझे पची नहीं, ठीक है, मिलता हूं मार्केट में चल के, लास्ट में उसकी कंपनी उल्टी देके चला जाता है। तो वही वाली चीजें यार यहाँ पर। तो टाटा सन प्राइवेट जो लिमिटेड है यहाँ पर उसने बेसिकली एयर इंडिया को वापस ले लिया है, एयर इंडिया गवर्नमेंट को पची नहीं। और ये जो कंपनी है इसकी सब्सिडरीज का नाम जरूर याद रखिएगा, टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली इसको खरीदा गया है। तो 100% शेयर जो है अब टाटा ग्रुप के पास में यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है यहाँ पर, ठीक है, 50% जो ग्रुप जो हैंडल कर रही है यहाँ पर, और जो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इसके यहाँ पर पार्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एयर इंडिया, एयर जो लोकल एरिया पर यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस चलता है, ठीक है। छोटे छोटे जहाज भी चलाए थे, कई बार देखे होंगे आप लोगों ने, बेसिकली ट्रेवल भी इसमें आप लोगों ने कई बार किया होगा।
तो ये इससे फायदा क्या होने वाला है, देखिए अब तक क्या था हमारी कंट्री में, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कल को जॉब करने लगे अच्छे से, ठीक है, टैक्स पे कर रहे हैं आप लोग, तो टैक्स पे कर रहे हैं तो आप लोग की टैक्स की मनी गवर्नमेंट के पास में जा रही है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ डूबते हुए कंपनी को बचाने में वो पैसा लगा रही है, जबकि वो वेलफेयर की स्कीम में लगाया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट का भी यही तर्क है, तो ये फालतू की चीजों में हम लोग क्यों ध्यान दें, प्राइवेट वाले सेक्टर के ऊपर छोड़ दो, अपना आप संभालेंगे, हम लोग जनता के वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, तो वो वाली बातें यहां पर देखने को मिलती है। तो उसी के चलते यहां पर इनके द्वारा ये डिसीजन लिए गए ताकि गवर्नमेंट जो है वो सही डायरेक्शन में अपना एफर्ट लगा सके, ठीक है। इसलिए यहां पर इसी के साथ में अगर बात करेंगे तो लो कॉस्ट फ्लाइंग यहां पर प्रोवाइड कराई जाती है। इससे फायदे क्या देखने को मिलेंगे आगे आने वाले टाइम में, हमारी कंट्री में ऑपरेशन और अच्छे देखने को मिलेंगे, इंप्रूव होगी यहां पर जो सर्विस और अच्छे लेवल पर। इसी के साथ में इससे वाईफाई वगैरह ये सारी जो इंटरनेट की सर्विस है, क्योंकि टाटा तो एक आईटी कंपनी भी है, ठीक है, तो एक प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी आप लोग को अच्छी देखने को मिलेगी। तो आने वाले टाइम में जो दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर इन एरिया में काफी अच्छे लेवल पर आप लोग को और चीजें यहां पर बढ़ती नजर आने वाली है, यानी कि हमारी कंट्री में जो फ्लाइंग वाली सर्विस है और अच्छे लेवल पर बढ़ने वाली है। तो इस तरीके से देखिएगा तो इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपटीशन बढ़ेगा। जो इंटरनेशनल फ्लाइट है हमारी देश से चलती है, ये जियो वाला एंट्री करेगा अब यहां पर, जैसे जियो ने एंट्री की थी ना सबकी जो खस्ता हालत की थी, अब टाटा तो अच्छे खासे पैसे कमाता है, ठीक है, अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, तो वो यहां पर अब एंट्री करेगा तो कई सारी अच्छी चीजें होती नजर आएगी। तो सक्सेस यहां पर सक्सेसफुल जो टर्न अराउंड यहां पर एयर इंडिया जो है वो यहां पर आप देखते हैं कैसे चीजों को लेकर चलेगा। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी के अंदर इसका देखने को आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो अब अच्छे लेवल पर अलग अलग तरीके से काम कर पाएगी, जैसे हेल्थ केयर हो गया, वो सब चीजें उसमें अब यहां पर इसलिए बोला गया कि ये काफी एक अच्छा डिसीजन था, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, फीडबैक जरूर दिया करो लेक्चर देखने के बाद में कैसा लगा। अभी एक बार देख लेते हैं और रिवीजन करके जरूर जाना, जो कल का है कम से कम उसका आप लोग लंबे समय तक याद रख पाओगे, ठीक है। ये दोनों वीडियो जरूर देखा कीजिए ताकि करंट अफेयर आप लोगों के हिसाब से चलता रहे आपका, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात की एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में, जो एक सर्किट था वो भी मैंने आप लोगों को बताया। इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में मैंने कई सारी एक्सरसाइज बताई है, ठीक है, जैसे कि याद रखेगा अजय वॉरियर बताया, एक तरीके से पास एक्सरसाइज के बारे में बताया, ये यहां पर कोंकण और इंद्रधनुष। तो इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में, डिफेंस टाई के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाएगा ना, अब सारी चीजें माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ में एक ग्रुप है जिसका नाम है HAC, इसके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई और क्या क्या और इनिशिएटिव वो समझा। इंडिया में अगर बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो क्या काम कर रही है और इसरो के साथ में क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें हम लोगों ने समझी। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अगर आप लोग जाएंगे, चाइना, ताइवान के बारे में हम लोगों ने कई सारी बातें की, ठीक है। इसी के साथ में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में मैंने कई सारी बातें आप लोगों को बताई, और यहाँ पर एयर इंडिया और टाटा वाला जो फंडा है ये हम लोगों ने समझा। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बन सकते हैं डायरेक्टली, तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। बाकी अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है, कितने अच्छे से सुना है, देख लो। तो आप लोगों को कितना जो सुना है वो सारा सुना भी है, फिर सो रहे थे हालांकि सोते तो नहीं हो, मुझे पता है आप लोग, पर फिर भी अलर्ट रहना भी काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जगते रहना बस देखने से काम नहीं चलेगा, कुछ पता भी होना चाहिए जो सुने। थीम बताइए चलिए क्या है जो डे डिस्कस किया, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बताना है, देखो अपना देश किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कौन सी एक्सरसाइज है जो अभी रिसेंटली 6th एडिशन इसका देखने को मिला। HAC क्या है इसके बारे में बताइए। 30 ग्रोथ 30 टारगेट क्या है ग्लोबल, ये बताइए। वन चाइना पॉलिसी इंडिया ने कब एक्सेप्ट की थी जरा ये बताइए। कौन सा एक्ट है यहाँ पर जो रिजर्वेशन अमेंडमेंट ये लाया गया बेसिकली करके हमारे संविधान में संशोधन, ये बताना है आप लोगों को। गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी कंपनी को बेचा गया बेसिकली एयर इंडिया, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। आइए अब रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा यस्टरडे का यानी कि कल का। सबसे पहले फॉरेस्ट कवर के बारे में आप लोगों को बताना है, कौन कौन से राज्य में कितना कितना फॉरेस्ट कवर है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पर है, ठीक है। इसी के साथ में जो ये इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किया था टॉपिक आप लोगों से कि हमारी कंट्री में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था जिसके चलते जो हमारी कंट्री में फॉरेस्ट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स इनको ट्रांसफर कर दिया गया। पहले किस लिस्ट में थी, अब किस लिस्ट में डाल दिया गया। एजुकेशन, वेट एंड मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, ये भी ऐसे ही ट्रांसफर किया गया, ये आप लोगों को बताना है। पीएम मित्रा क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। कौन कौन से दो, एक नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ये आप लोगों को बताना है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस किसके द्वारा रिलीज किया गया है, ये बताना है। कौन सा डिपार्टमेंट है आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है जो कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ पोर्टल फॉर ऑल द स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो यानी कि हमारे देश में जहां से भी कुछ ना कुछ खरीदा और बेचा जाता है स्टेट लेवल पर, तो कौन सा डिपार्टमेंट ये सारी चीजें देखता है, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा भी टारगेट एडवांस किया गया इथेनॉल ब्लेंडिंग का, इसके बारे में आप लोगों को बताना है कितना कितने से कितना किया गया। इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ये आप लोगों को बताना है। ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं।
देख लेते हैं क्या कर करके यहाँ पर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये है बेसिकली फॉरेस्ट कवर के बारे में बात करें सबसे ज्यादा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, याद रखिएगा। स्टेट के बारे में अगर बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट में था पहले, फिर कॉन्करेंट लिस्ट में इसको ला दिया गया। 7वें शेड्यूल के अंदर जाएंगे, संविधान के अंदर 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो कई सारे सब्जेक्ट पहले स्टेट लिस्ट में थे, अब कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिए गए हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में अब यहां पर अगर आप लोग काम करेंगे तो फायदा यह है कि यहां पर सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर उसके ऊपर लॉ बना पाएंगे, ठीक है। मेगा इंटीग्रेशन टैक्स जो यहां पर टेक्सटाइल जो रीजन एंड अप्रेजल है, इसके बारे में बात की गई। तो पीएम मित्रा आप लोग याद रखिएगा, 4,445 करोड़ रुपए यहां पर खर्च करने की बात की गई। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बात की गई, तो यहां पर याद रखिएगा गुरु घसीदास नेशनल पार्क और इसी के साथ में यहां पर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व आप लोगों को यहां पर देखने को मिले, ठीक है। इसी के साथ में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी, तो याद रखिएगा इनके द्वारा स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट रिलीज की गई वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। जैसे वर्ल्ड में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जैसे हमारी कंट्री में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बताइए जरा, इसके जो कि इसका ऑफिस भी है हमारे देश में, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर ये काम करता है, कहां पर क्या क्या प्रोक्योर करना है, क्या क्या करना है। इसी के साथ में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की गई। आज के डेट में 8.5% हम लोग ब्लेंड करते हैं पेट्रोल के अंदर में, और ये 2030 में था पहले टारगेट, अब 2025 कर दिया गया है। 94th जो हमारी बेसिकली इंडिया जो है वो स्टिल 94th पोजीशन पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तहत, अगर 2020 के हिसाब से हम लोग बात करें, ठीक है। तो यहां पर 107 नेशन के अंदर। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। फीडबैक देकर जुड़ जाना, लेक्चर कैसा लगा। पसंद नहीं आता तो तुरंत डिसलाइक का बटन है उसको ठोकना, ठीक है। और अगर पसंद आता है तो लाइक कर आप लोग बता सकते हैं, और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक दूसरे का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कर सकते हैं, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह यूज करने से बचिए। आप लोग इस प्रकृति को सेव कर सकते हैं, आपके हाथ में सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली जनरेशन की। इसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, और अगर लगता है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को बेसिकली प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग के पास में आए। और या फिर टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी डायरेक्ट आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, और यहां पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। ये सारे सोशल मीडिया हैंडल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।